फंस गई बांग्लादेश सरकार। नहीं बचा कोई दूसरा रास्ता और अब भारत के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश ने अडानी पावर के साथ समझौते को लेकर ये क्या कह दिया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत द्वारा बांग्लादेश को जवाब देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल दोस्तों, भारत के साथ रिश्तों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के सुर बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को लेकर कहा है कि उनके देश के पास भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और बांग्लादेश को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए, अपनी ज़रूरतों और भारत के साथ अपने लंबे परिचय के कारण, और इसलिए भी क्योंकि हमारी बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं। हमारा एक साझा इतिहास है, इसलिए बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आपको बता दें, अगस्त की शुरुआत में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था और देश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और 5 अगस्त को वो देश छोड़ भारत भाग आई थी। शेख हसीना को पनाह देने को लेकर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कई आवाजें उठी और अब दोनों देशों के संबंध न्यूनतम स्तर पर हैं और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पहले ही हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है और बांग्लादेश में शीर्ष अभियोजकों समेत बहुत से लोग उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत भी ये जानता था कि बांग्लादेश के शोर जल्द ही बदल जाएंगे और अब जाकर प्रो यूनुस ने भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान पर जोर दिया है। साथ ही कहा है कि जल बांटवारा, लोगों के सीमा पार आने जाने का मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उनका प्रशासन भारत के साथ मिलकर काम करेगा। ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने भी मान लिया है कि भारत और बांग्लादेश को मिलकर साथ काम करना होगा और इन मुद्दों के सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरीके हैं। हम उन रास्तों का पालन करेंगे और एक अच्छा नतीजा निकालेंगे। इसके अलावा प्रोयूनुस ने भारत में रह रही शेख हसीना पर निशाना साधते हुए कहा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की सभी सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनके कार्यकाल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, उन्हें लेकर यूनुस का आरोप है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को गलत में डुबो दिया। यूनुस ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि बांग्लादेश से सरकारी चैनलों, बैंक चैनलों और बाकी अन्य तरीकों से पैसा निकाल लिया गया। समझौते बांग्लादेश के लोगों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के फायदे के लिए किए गए और इसी तरह की बाकी चीजें की गई। जब सरकार गलत दिशा में जाती है तो आप इस तरह की खराब चीजें देखते हैं। अर्थव्यवस्था गलत में जाती है और फिर इसी तरह की चीजें होती जाती है। बताते चले, कोविड से पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बेहद तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी आ जाने के बाद बाकी अन्य देशों की तरह बांग्लादेश की 450 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। बांग्लादेश के युवाओं में बेरोजगारी भी बढ़ी और अच्छी वेतन वाली नौकरियों की कमी हो गई, जबकि गेहूं और बाकी फूड ग्रेन्स के बड़े एक्सपोर्टर रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद बांग्लादेश में फ्यूल और फूड ग्रेन्स की कीमतों में भी तेजी आई है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया। इस तरह विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को देखते हुए बांग्लादेश ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 4.7 अरब डॉलर के आउट पैकेज की मदद मांगी थी। लेकिन अब यूनुस की अंतरिम सरकार IMF से आग्रह कर रही है कि उन्हें 5 अरब डॉलर की मदद दी जाए। इसके अलावा जब प्रोफेसर यूनुस से चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बांग्लादेश में अगले चुनावों पर बात की। हालांकि चुनाव की कोई नियत तारीख नहीं बताई और कहा कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे। उनका कहना है कि हम चुनाव में आना चाहते हैं और एक पारदर्शी चुनाव, सुंदर चुनाव चाहते हैं। फिर जो भी पार्टी सत्ता में आए उसकी जीत का जश्न मनाना चाहते हैं और नई चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपना चाहते हैं। इसीलिए यह जितना संभव हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए, लेकिन हम आपको अभी तारीख और समय नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों, जो खबर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रही है, जहां अडानी द्वारा बिजली का बकाया बांग्लादेश से देने को कहा जा रहा है,
जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात भी कर चुके हैं, उसको लेकर अब बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली खरीद समझौते की समीक्षा करेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरिम सरकार समझौते की शर्तों की जांच करने और यह जांचने के लिए बेताब है कि बिजली के लिए भुगतान की जा रही कीमत उचित है या फिर नहीं। और एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अडानी व्यवसाय जैसे भारतीय व्यवसायों की जांच की जाएगी। किस तरह के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, नियम और शर्तें क्या है, कोई भी विदेशी कंपनी देश के कानून का पालन नहीं कर सकती है। ये खबर अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के पत्र के बाद आई है, जिसमें भारतीय अरबपति ने मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी BPDB द्वारा अडानी समूह को आपूर्ति की गई बिजली के लिए बकाया $800 मिलियन का भुगतान करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर अडानी पावर के अलावा PTC इंडिया NV, VL लिमिटेड और सेम कॉर्प एनर्जी इंडिया जैसी भारतीय कंपनियां बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करती हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार 31 जनवरी 2023 तक बांग्लादेश ने अपने प्लांट में 22,700 मेगावाट बिजली जनरेट की थी, जबकि बांग्लादेश भारत से 1160 मेगावाट बिजली इंपोर्ट करता है। और 2017 के समझौते के तहत ढाका को 25 वर्षों के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 166 मेगावाट बिजली खरीदनी है। अडानी पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड, जो अडानी समूह का हिस्सा है, उसने पिछले साल पुष्टि की थी कि APGL बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ नवंबर 2017 में एग्जीक्यूटिव PPA के तहत 1600 मेगावाट गोड्डा USSC TPP से 25 साल की अवधि के लिए 400 kV डेडिकेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से 1496 मेगावाट शुद्ध क्षमता की बिजली की आपूर्ति करेगी। तो यहाँ पर जितने भी समझौते अडानी पावर और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुए थे, अब उसकी जांच करना चाहती है बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार। और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उसका। वैसे बांग्लादेश को बिजली की कमी तो हो ही गई है, साथ ही कई सारी फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी हैं, जिसे बांग्लादेश खुलवाना चाहता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश से जुड़ी दूसरी खबर की ओर। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश अपनी कुल जरूरत की 30% दवाइयों का रॉ मटेरियल भारत से इंपोर्ट करता है? कीमत की बात करें तो भारत हर साल 700 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। बांग्लादेश को करीबन $50 मिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स करता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ये कि बांग्लादेश अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाली 97% दवाइयाँ खुद प्रोड्यूस कर सकता है, और केवल 3% ही ऐसी दवाइयाँ हैं जो बांग्लादेशी कंपनीज इंपोर्ट के जरिए डिमांड्स को पूरा करती हैं। लेकिन ये 97% दवाइयाँ ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस की जाती हैं। और जैसा कि हमने कहा, किस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का 30% हिस्सा बांग्लादेश भारत से लेता है। और खबर ये आ रही है कि शेख हसीना सरकार के गिरने से पहले बांग्लादेशी इंपोर्टर्स ने दवाइयों के कंसाइनमेंट जो उधारी पे उठाए थे, अब उन इंपोर्टर्स का कोई अता पता नहीं है और करोड़ों की दवाइयों का पेमेंट अटक चुका है। भारतीय फार्मर कंपनीज ने इस बात की शिकायत की है कि बांग्लादेश को भेजे गए कंसाइनमेंट कहीं गायब कर दिए गए हैं। इसके अलावा वहां के इंपोर्टेंट्स ने भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के फोन उठाने बंद कर दिए हैं, और जो बांग्लादेशी इंपोर्टर्स रिस्पांस दे भी रहे हैं, उन्होंने पेमेंट देने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ सीधे तौर पे इन इंपोर्टेंट्स को ब्लामे नहीं किया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जिस तरह के हालात हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि बांग्लादेशी बिजनेसमैन अभी उधार चुकाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। भारत की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि फार्मैक्सल का कहना है कि इसी वजह से अब भारतीय एक्सपोर्टर्स बांग्लादेश को कुछ भी भेजने से बच रहे हैं। इसका असर भारत के मेडिकल टूरिज्म में भी बढ़ा है, और जिन बांग्लादेशी लोगों ने अपनी सर्जरीज भारत में प्लान की थी, अब उनके प्लेन्स भी कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2023 के डेटा की बात करें तो बांग्लादेश से करीबन 4.5 लाख लोग भारत अपना इलाज करवाने आए थे, और ये केवल ऑफिशियल फिगर है। असल में आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। 2019 से पहले तक API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की 85% डिमांड्स भारत चीन से पूरी करता था। फिर चीन ने भारत को छेड़ा, और आज भारत API इसका दुनिया का
तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। मतलब फिनिशिंग दवाइयों को लेके भारत ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट था, लेकिन अब भारत रॉ मटेरियल के एक बड़े सप्लायर की तरह भी जाना जाता है। आज भारत की फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वैल्यू $1 बिलियन के आसपास है और 2030 तक इसके बढ़ के $130 बिलियन तक होने का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल भारत करीबन $28 बिलियन की कीमत की दवाइयां विश्व के लगभग हर देश को एक्सपोर्ट करता है और इस टोटल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का काफी छोटा शहर है। वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश भारत के लिए इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है, लेकिन साउथ एशिया में चीन के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए भारत का बांग्लादेशी मार्केट में उतरना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानकारों का मानना है कि सिचुएशन आने वाले टाइम में सुधरेगी और भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट फिर दोबारा से तेजी पकड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश जैसे देश पर भरोसा किया भी जा सकता है, ये जानते हुए कि यहाँ के लोग भारत की वजह से मिलने वाली आजादी को भूल चुके हैं। भारत की फार्म इंडस्ट्री को इस मिलिट्री कुक की वजह से नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसकी वजह से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी बड़ा फायदा भी पहुंचा है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देशों से गारमेंट्स और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट ऑन ऑर्डर्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं और बांग्लादेश का नुकसान भारत का कहीं ना कहीं फायदा करा बैठा है। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या बांग्लादेश के हालात को देखते हुए आगे चल के इस देश में भरोसा किया जा सकता है? और क्या भारत में बढ़ रहे बांग्लादेशी लोगों के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दिए बिना मत जाइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।